वंदे मातरम। तमाम खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर जनपद उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इसी के साथ सीएम ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आय को दुगना करने में लगी हुई है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो पाए। इसके बाद सीएम धामी ने रुद्रपुर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। मैं अनुरोध करूंगा जिनके द्वारा 45,000 हमारे जिनके द्वारा सबसे पहले तो किसान हो, चाहे दुग्ध उत्पादक हों, फलों के क्षेत्र में काम करने वाले हों, बागवानी के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उनको हम लोग हर प्रकार से प्रोत्साहन की इनकी योजना बना रहे हैं। और साथ ही साथ जो उनका उत्पाद है उस उत्पाद को ठीक से बाज़ार मिले, ठीक से उनको मार्केट मिले, मार्केट तक जाने की व्यवस्था मिले, उसके संवर्धन का, प्रोसेसिंग का, सारे सेक्टरों में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। उस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी के तहत हमने आज प्रोत्साहन राशि भी यहाँ पर दुग्ध उत्पादकों को दी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना का जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर हमारे सभी किसानों को उसका लाभ मिल रहा है, 9 लाख से भी अधिक किसानों को, आने वाले समय में यह हम प्रदेश के अंदर भी किसानों के प्रोत्साहन के लिए योजना शुरू करने वाले हैं। कुछ समय पहले शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया और उस फैसले के तहत अंग्रेजी में विज्ञान की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में कराई जानी थी। वहीं अब जाकर शिक्षा विभाग ने इससे यू टर्न ले लिया। सरकारी स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई को अंग्रेजी में ही कराए जाने की बाध्यता को खत्म कर दिया। पहले विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी में ही कराने का फैसला हुआ था, तो अब शिक्षक छात्रों की सुविधा और उनकी मांग के मुताबिक हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में विज्ञान विषय पढ़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि जैसे ही ये बात सामने आई कि सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाई कराने पर बच्चों के सामने परेशानी हो रही है, उसके बाद हमने अब ये अनिवार्य कर दिया है कि जिस विद्यार्थी को जिस भी अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से जो सही लगे उसमें पढ़ाई हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि दोनों ऑप्शन हमने दे दिए हैं कि जो बच्चा अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है वो अंग्रेजी में पढ़ सकता है, जो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहता है वह हिंदी में पढ़ सकता है। अब बच्चे को हमने दोनों ऑप्शन दे दिए। जौनसर बाबर के प्रमुख तीर्थ स्थल महासू मंदिर हनोल में आगामी 30 अगस्त को होने जा रहे जागरे मेले को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने समिति और अधिकारी गणों और स्थानीय लोगों को सौहार्दपूर्ण मेले को संपन्न कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जागरे पर्व को राज्य मेला घोषित किया। उन्होंने पथ प्रकाश, पेयजल, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, आरटीओ विभाग आदि को मेले में अपनी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसको लेकर समिति को निर्देश दिए गए। जागरे मेले को भव्य रूप से मनाएं। उन्होंने मंदिर समिति को निर्देश दिए कि दोनों समय माता मंदिर हनोल में भंडारा कराने के निर्देश एसडीएम चक्राता को दिए। जब ये पता चला कि इनकी डेथ हुई है तो मैंने उसको और उसके बारे में मैंने निर्देश दिए हैं कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो और गांव वालों को भी समझाया जाए। एक आम सहमति से उसका निर्णय किया जाएगा। इसके साथ साथ मानव उत्थान सेवा समिति जो है 1000 कंबल यहाँ सेवा में देगी ताकि यात्रियों को उसका लाभ मिले। और हम चाहते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है उससे भी उनको सैनिटाइजेशन किया जाए ताकि बीमारी जो है वो ना रहे और सैनिटाइज्ड कंबल लोगों को मिले। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने भ्रमण कार्यालय के कार्यक्रम के अंतिम दिन हनोल स्थित महासू देवता मंदिर पहुंचे। उन्होंने जागरा पर्व की व्यवस्थाओं को लेकर आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। सतपाल महाराज अपने भ्रमण कार्यक्रम के अंतिम दिन हनोल स्थित महासू देवता मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के साथ महासू देवता मंदिर का निरीक्षण किया। मंदिर परिसर में हुए निर्माण कार्यों में खराब गुणवत्ता को लेकर उन्होंने अधिकारियों को इस दौरान फटकार भी लगाई। कैबिनेट मंत्री ने महासू देवता मंदिर हनोल में होने वाले जागरा मेले की व्यवस्थाओं को लेकर आयोजित बैठक में भी प्रतिभाग किया। बहुत सद्भावना के माहौल में बैठक ली गई और सभी ने अपने अपने जो है इनपुट दिए हैं और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रचनात्मक एक संकल्प के साथ जो है वार्ता हुई है और यहाँ सबने विचार दिए हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा जिन्होंने मन की बात में हमारे महाशु महाराज का जो जागरा होने वाला है उसका उल्लेख किया और इस क्षेत्र को बड़ी प्रमुखता दी
मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि ये मेला जो है राजकीय मेला घोषित हमने किया है और इसके साथ जो उसका अनुदान है वो भी यहाँ इनको मिलेगा। और पिछले लंबे समय से प्रदेश में कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसकी वजह से कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है और हार की सबसे बड़ी वजह गुटबाजी बताई जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता सोशल मीडिया पर भी खुलकर एक दूसरे के खिलाफ लिख रहे हैं। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बड़े नेताओं की बयानबाजी से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और बड़े नेताओं को बयान देने से बचना चाहिए। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, हमारा आशीर्वाद करण माहरा को हमेशा है। जो अच्छी सेना होती है वो दुश्मन से लड़ने से पहले अपने घर पर भी तैयारी करती है। ये सब आशीर्वाद है उनके साथ, उनको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। कुछ जो है शकलबाजी जो है ये जो अच्छी सेना होती है वो दुश्मन पर आक्रमण करने से पहले अपने घर में भी ज़रा सा अभ्यास करती है, तो इसको घर के अंदर का जो है अभ्यास मानना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस लगातार उत्तराखंड में बेरोजगारी महंगाई का विरोध कर रही है। इसी के तहत आज कांग्रेस ने राजभवन कूच किया। पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर आधे रास्ते में रोक दिया। इसके बाद सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने, और उसका प्रमाण है छाछ में जीएसटी, आटे में जीएसटी। ये तभी लगाया जा सकता है जब देश का खजाना खाली हो गया। और दुख इस बात का है कि गरीब के जेब में डाका डालकर अडानी और अंबानी जैसे लोगों के 1000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल स्वीकार्य है। हर घर में बेरोजगार बढ़ी है। अग्निपथ योजना को करके देश को कमजोर करने की साजिश चल रही है और महंगाई इतनी बढ़ गई कि माता बहनों के लिए अपना घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। देखिए, हमने पूरे प्रदेश में देश भर में महंगाई को लेकर, बेकारी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अग्निपथ जैसी रोजगार देने वाले विषय पर और तमाम जो आज के जीएसटी है, आज प्रदेश में जीएसटी से जो हमें प्रतिपूर्ति होती थी लगभग 4800 करोड़ रुपया, वो राज्य सरकार उससे वंचित हो गई है। तो हमारे पास क्या स्रोत है, क्या संसाधन है? संसाधन नहीं है। 11000 करोड़ की हमारे पर देनदारी है, कर्ज है, जो हर साल हमें देना है। देखिए, मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने महंगाई को कम करने का वादा किया था और बेरोजगारी को दूर करने का वादा किया था, लेकिन दोनों ही मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इसलिए राष्ट्र अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो आज पूरे देश के अंदर राज्यपाल आवास घेरने का काम करें। उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन अध्यक्ष रामकृष्ण मेहरोत्रा की अध्यक्षता में उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड प्रबंध समिति की ICM देहरादून में बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक में लगभग 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया, गंगोत्री से गंगा जल भरकर PCU वितरित करेगा। अब देश और विदेश में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में PCU के जरिए स्टेशनरी क्रय की जाएगी। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की जाएगी। इसमें कोऑपरेटिव सर्विस से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे और कोऑपरेटिव बैंकों के लोगों को एक्सपर्ट्स की ओर से प्रशिक्षित किया जाएगा। पौड़ी में हिमालयन संविदा का ठेकेदार समिति की ओर से रॉयल्टी के नए शासनादेश के विरोध में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग से मुख्य बाजार होते हुए रैली का आयोजन हुआ। रैली के जरिए प्रदेश सरकार को अवगत कराया गया कि रॉयल्टी का नया शासनादेश ठेकेदारों के हित में नहीं है। संगठन के अध्यक्ष संतन सिंह नेगी ने बताया कि बीते सोमवार से सभी ठेकेदार
हड़ताल पर हैं और सभी कार्यदायी संस्थाओं पर भी तालेबंदी कर सरकार को चेताया जा रहा है कि जल्दी रॉयल्टी के नए शासनादेश को समाप्त नहीं किया जाता तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है जिसे शासन को भेजा जाएगा। रखी है उसकी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारी जनपद महारैली थी, विभिन्न संगठन के पदाधिकारी जो है पौड़ी आए थे। एक विशाल जुलूस जो प्रांत घर से कलेक्ट्रेट में डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने रखा है कि एक तो जनपद की सारी आपदाई मशीन हट जाएगी जब तक रॉयल्टी का शासन आदेश वापस नहीं होगा, और जो है जो और अन्य कार्य चल रहेंगे उनको हटा दिए जाएंगे। इसमें हमारे साथ प्रमुख संगठन, प्रधान संगठन, क्षेत्र पंचायत और जो ठेकेदार ऑनलाइन टेंडर डाला उसका कार्यस्थल का भी बहिष्कार हो गया। और जिसमें एक और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के भी किया है, रजिस्ट्रेशन की शर्त भी इन्होंने कठोर कर रखी है, उसकी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ठेकेदार संघ जो है उनके सभी प्रतिनिधियों के द्वारा जो है आज जनपद में एक रैली निकालकर शासनादेश में जो रॉयल्टी के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं उसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने ज्ञापन भी शासन को संदर्भित करते हुए यहाँ प्रस्तुत किया है। उनका ज्ञापन स्वीकार किया गया है और उनका प्रकरण को शासन को संदर्भित किया जाएगा। उनसे अनुरोध किया गया है कि अपना जो भी आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसको शांतिपूर्वक संपन्न करें और किसी भी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें, तो उससे जो है जनपद में व्यवस्था भी बनाई जा सकती है। और फिलहाल हरिद्वार का रुख करेंगे जहां पर मोरा तारा ज्वेलर्स के मालिक पर बीते दिनों हुए हमले और जेल में बंद कुख्यात अपराधी के नाम से रंगदारी मांगने वाले पूरे घटनाक्रम का ज्वालापुर कोतवाली में एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने खुलासा कर दिया। घटना में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की एसएसपी ने घोषणा भी की है। साथ ही 51,000 का इनाम हरिद्वार ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चेक के जरिए से पुलिस को प्रदान किया। और फिलहाल सीधा रुख करते हैं इस समय लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय CSP गोयल जी, हमारे अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और MSME श्री नवनीत सहगल जी, नियोजन विभाग के सचिव श्री आलोक कुमार जी, डेलाइट इंडिया के प्रेसिडेंट श्री रोमल सेट्टी जी, डेलाइट इंडिया से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश उस संकल्प का एक महत्वपूर्ण सहयोगी राज्य होने के नाते उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है और इसके लिए कंसल्टेंसी एजेंसी के रूप में डेलाइट इंडिया का चयन हुआ है और आज उत्तर प्रदेश शासन और डेलाइट इंडिया के बीच में एक MOU यहाँ पर हस्ताक्षरित हुआ है। मैं इसके लिए नियोजन विभाग को और डेलाइट इंडिया को हृदय से बधाई देता हूँ और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। उत्तर प्रदेश एक अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो पोटेंशियल है उसको कभी भी सही मायने में आगे बढ़ाने का प्रयास ईमानदारी के साथ नहीं हो पाया। मेरा एक संकल्प शुरू से था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ कर सकते हैं।
और उन संभावनाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लगभग दोगुना किया है। यह तब जब दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 को सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए हम लोगों ने अपने यहाँ कोविड के पॉजिटिविटी रेट को, CFR को न्यूनतम रखते हुए यहाँ के प्रत्येक नागरिक को महीने में 2 बार फ्री में राशन भी उपलब्ध करवाया। लेबर क्लास जो हमारे यहाँ का था या बाहर से भी जो लोग आए थे, उन्हें हम लोगों ने राज्य की ओर से यहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं देने का कार्य भी किया। हम मानते हैं कोविड-19 ने पिछले 2 वर्ष के दौरान हमारी गति को थोड़ा ब्रेक देने का काम जरूर किया, लेकिन वह थमा नहीं था। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पूरी टीम ने कोविड के दौरान भी, अगर लॉकडाउन को छोड़ दें तो हम लोग कभी बैठे नहीं थे। हमारे कार्यालय बंद नहीं हुए, मंत्रियों के दौरे और अधिकारियों के दौरे लगातार चलते, उस दौरान भी चलते रहे। हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन के वर्क थे वह कोविड-19 के दौरान भी बंद नहीं हुए, और हम लोगों ने अपने औद्योगिक इकाइयों को भी इस दौरान बंद नहीं होने दिया था, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा लेबर क्लास था। अगर ये सब बंद होती तो उनके सामने संकट खड़ा होता, लेकिन हम करते रहे, लेकिन अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ा था। उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम दोगुना करने में सफल हुए, और इसलिए मेरा मानना है कि 21-22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वर्तमान में उत्तर प्रदेश की है, और इसे 80 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना है। अगर हम 3 वर्ष, अब कोविड-19 को मैं अगर इसे माइनस कर लूँ तो 3 वर्ष का ही समय हमें उत्तर प्रदेश के लिए मिला था। 3 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना किया है, तो कोई कारण नहीं कि अगले 3 वर्ष में हम 22 लाख को 44-45 लाख तक न पहुंचा दें, और अगले 2 वर्ष के दौरान 80 लाख की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को न बना दे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि हमारे पास देश की सबसे फर्टाइल लैंड है, हमारे पास सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश में है, सबसे अच्छा यूथ हमारे पास मौजूद है, जो यहाँ पर CR सेठी जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, हमारे पास मौजूद है। हमारे पास बेहतरीन कनेक्टिविटी है। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। 5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ बन रहे हों, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई हो, इनलैंड वाटर वे उत्तर प्रदेश से वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हुआ है, और भी अन्य अनेक इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी है। MSME सेक्टर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देश के अंदर आज यह अपने आप में एक बहुत अच्छी योजना चल पड़ी है। इसने हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। ये बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं, और मुझे लगता है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं, कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आपका अनुभव का लाभ हमें मिलेगा। वैसे भी एज ए कंसल्टेंसी एजेंसी के रूप में आपका चयन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और राज्य की दिशा से हम लोग आपके अनुभव का लाभ इस दिशा में ले पाएंगे। और हम लोगों ने इस दिशा में पहले से कार्य भी प्रारंभ किया। हम लोगों ने यहाँ पे नई सरकार का गठन होने के साथ ही सभी हमारे जितने भी 80-85 विभागों के प्रेजेंटेशन हम लोगों ने किए थे, और उसको 10 सेक्टर में हम लोगों ने विभाजित किया है। हर एक सेक्टर का प्रभारी हमारा एक अपर मुख्य यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी उसका प्रभारी है, जो उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है।
हम लोगों ने अभी से विभागीय स्तर पर कार्य करना भी प्रारंभ किया है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे MSME सेक्टर के लिए हमारी कार्य योजना अलग से चल रही है, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग से चल रही है। इसके साथ ही औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए अभी 100 डेज के अंदर ही हम लोगों ने 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। ये सफलतापूर्वक हुआ है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमारे पाइपलाइन में हैं, जिसे हम कुछ पॉलिसीज में कब हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। उसके साथ ही हम उसे भी जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता उसके साथ ही प्राप्त हो जाएगी। और भी बहुत कुछ है, और इस दृष्टि से इन सभी संभावनाओं के लिए उत्तर प्रदेश की हमारी मशीनरी भी तैयार हो, आपका सहयोग होगा, आपके अनुभव का लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा तो निश्चित ही हम इसे प्राप्त करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हमें सफलता प्राप्त होगी और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम इस दिशा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने उन क्षेत्रों में भी काम करना प्रारंभ किया है, खासतौर पर जो हमारे एस्पिरेशनल क्षेत्र थे। खासतौर पर पहले नीति आयोग ने देश के अंदर जिन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चयन किया था, उनमें से यूपी के 8 थे। अगर आप आज नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में देखेंगे तो जिन 20 जनपदों ने देश के अंदर सबसे अच्छी प्रगति की है, उनमें से उत्तर प्रदेश के 8 जनपद हैं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की है। और यही नहीं, हम लोगों ने उसके साथ ही हमारे पास कुल विकास खंड की इकाइयाँ 826 हैं। हमने 100 विकास खंड एस्पिरेशनल विकास खंड के रूप में चयन करके उस पर भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है। तो अहम MOU और यूपी सरकार लगातार अग्रसर विकास के पथ पर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।